हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव और धारिता, एनसीईआरटी की फिजिक्स कह लीजिए या हमारे जो राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स है उसको कह लीजिए। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए इस पाठ में से जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस परीक्षा के लिए उनका वीडियो अपलोड कर दिया है और उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू हमारे पूरे सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही हमारे सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आप बच्चों को कुछ मॉडल पेपर जो हैं वो भी प्रेषित किए जाएंगे। इसलिए यदि आप बोर्ड परीक्षा 2022 में फिजिक्स में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक E बराबर 0 वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत विभव का दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा। E बराबर 0 वैल्यू है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे E बराबर 0 है। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा तो हम लोगों ने एक चालक गोला पढ़ा था। चालक गोले को जब अपन आवेशित करेंगे तो सारा आवेश उसकी सतह पे चला जाता है और चालक गोले की सतह के अंदर E की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। और चालक गोले के लिए विभव की जो वैल्यू है वो आपने पढ़ी होगी, V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, इसकी सतह के ऊपर विभव। तो जब आप इसके चारों तरफ चलेंगे तो हर एक बिंदु के ऊपर विभव का मान के क्यू अपॉन R रहेगा और इसके अंदर वाले प्रत्येक बिंदु के ऊपर भी जो विभव है वो भी सतह के विभव के बराबर होगा। तो इन सारे ऑप्शंस को यदि हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो अंतिम ऑप्शन जो हमें नजर आ रहा है कि V का मान जो है वो नियत रहेगा, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को सॉल्व करें। दूसरा प्रश्न है कि समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स जो है वो हमेशा कैसा होता है। क्या पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के समांतर होता है, या 0 होता है, या पृष्ठ के साथ 45 डिग्री के कोण के ऊपर होता है। समविभव पृष्ठ में से निकलने वाला फ्लक्स पहले आप खुद चेक कर सकते हैं। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके इसका आंसर देख लीजिए, उसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है उसमें ये जो फ्लक्स होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या को ही हम फ्लक्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई a है। कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई हमें a दे रखी है। इसके प्रत्येक कोने के ऊपर q आवेश है। सारे कोनों के ऊपर आवेश कितना है, q है। वर्ग के केंद्र के ऊपर विभव कितना होगा। भैया ये इसकी भुजा a है, ये हमने इसका केंद्र बना लिया। केंद्र के ऊपर हमें विभव निकालना है तो चारों आवेशों से दूरियां बराबर हैं, चारों आवेशों का परिमाण भी बराबर है, इसलिए सब की वजह से विभव की वैल्यू भी बराबर होगी। तो हम एक काम करते हैं, एक आवेश की वजह से विभव निकाल लेते हैं और फिर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक वर्ग है, एक इसकी भुजा a है, तो इसका विकर्ण जो होगा वो √2a हो जाएगा और हमें तो उसकी आधी दूरी चाहिए केंद्र तक जाने के लिए, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ये इसे जब कटेगा तो बट्टा में √2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन √2। अब हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है सर, वो होता है के क्यू अपॉन r। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो 4 आवेशों की वजह से है, तो टोटल विभव निकालने के लिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो हम लिखेंगे 4, k की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू हम लिखने वाले हैं q और r की वैल्यू हम लिखेंगे a अपॉन √2 चला जाएगा ऊपर। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, q √2 पाई एप्सिलॉन नॉट a हमारे पास इसका आंसर रह जाता है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों कोनों के ऊपर समान आवेश स्थित है। एक समबाहु त्रिभुज है
उसके तीनों कोनों के ऊपर समान आवेश हैं। ठीक है साहब, समान आवेश हैं। त्रिभुज के केंद्र के ऊपर, ये त्रिभुज का केंद्र है, इस केंद्र के ऊपर विभव V है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? ये तीनों आवेश परिमाण में समान हैं और पॉजिटिव हैं, एक ही नेचर के हैं। समबाहु त्रिभुज है तो इसके केंद्र से दूरियां भी आपस में बराबर होंगी। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो सर तीव्रता तो एक सदिश राशि है, तो अगर यहां पे हमने धनावेश लिया तो इसकी वजह से तीव्रता बाहर की तरफ होगी। यहां वाले धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर होगी, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर होगी। ये दोनों तीव्रताएं परिमाण में बराबर और 120 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, इन दोनों की जो परिणामी वैल्यू आएगी वो इन दोनों के ठीक बीच में और किसी एक के बराबर आएगी। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों परिमाण में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। इसलिए इस सिचुएशन में जब समान आवेश हैं, समान प्रकृति के हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के ऊपर हैं, देन E की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, E बराबर 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम विभव के बारे में। तो बेटा विभव तो एक अदिश राशि है, विभव तो अदिश राशि है। ये वाला आवेश यहाँ पे विभव उत्पन्न करेगा, ये भी विभव उत्पन्न करेगा और ये भी विभव उत्पन्न करेगा, और विभव अदिश राशि है और सारे आवेश पॉजिटिव हैं, इसलिए V का मान 0 नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी बिंदु पर E तथा V विद्युत क्षेत्र और विभव को प्रदर्शित करते हैं। यानी E है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और V है वो विभव है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? पहला कथन कह रहा है कि यदि V का मान 0 है तो E भी शून्य होना चाहिए। सर ऐसा तो जरूरी नहीं है, जहां पे V का मान 0 है वहां पे E भी 0 हो। क्यों? ऐसा सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा आप डाइपोल जानते हो, डाइपोल के निरक्ष वाली स्थिति आपने पढ़ी होगी। डाइपोल के निरक्ष के ऊपर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान तो 0 होता है पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है। आपने इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा है, ये डाइपोल के निरक्ष के ऊपर। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि जहां पे E 0 है तो वहां पर V भी 0 होगा। अभी हमने बात करी थी कि एक चालक गोला है, उसे आवेशित करेंगे तो आवेश सरफेस पे जाएगा, उसके अंदर E का मान 0 होता है बट V 0 नहीं होता है। V जो है वो इसके अंदर कांस्टेंट रहता है। तो E 0 है तो V भी शून्य होना चाहिए। ये भी सत्य नहीं है कि यदि E का मान 0 है तो वहां पर V जो है वो शून्य भी हो सकता है। सर शून्य होगा नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा। तथा नियत भी हो सकता है। नियत वाली सिचुएशन तो हमने पढ़ी ली, जहां पे E का मान 0 है वहां पे नियत होगा ही होगा, तो ये सिचुएशन तो हमने पढ़ ली। लेकिन E 0 है तो वहां शून्य भी हो सकता है विभव का मान। कैसे? मान लीजिए कि ये कोई एक वर्ग है, यहां पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा, यहां पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा, यहां पे आपने माइनस क्यू चार्ज रखा और यहां पे आपने माइनस क्यू चार्ज रखा। तो इस स्थिति में इस वर्ग के केंद्र के ऊपर ये दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, ये दोनों आवेश एक दूसरे का विपरीत विद्युत क्षेत्र करेंगे, तो E का मान 0 होगा। और इन चारों आवेशों की वजह से इसके केंद्र के ऊपर विभव भी 0 होगा, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। विभव एक अदिश राशि है, धनावेश के कारण प्लस V उत्पन्न होगा, ऋणावेश के कारण माइनस V उत्पन्न होगा। परिमाण में बराबर है तो V का मान 0 भी होगा। सो दैट इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 6 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि कम से कम 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले कितने संधारित्र हैं वो 5 माइक्रोफैरड की धारिता देंगे। संधारित्रों का संयोजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन। हमें 2 माइक्रोफैरड है, उससे 5 माइक्रोफैरड चाहिए। तो संधारित्रों के समांतर संयोजन में आपने पढ़ा है कि यदि संधारित्र समांतर क्रम में हैं तो उनकी धारिता C1 + C2 होती है। तो 2 माइक्रोफैरड का यहां जोड़ दिया और 2 का यहां जोड़ दिया, दोनों समांतर में हैं तो इनकी तुल्य धारिता 4 माइक्रोफैरड हो गई। क्लियर है? अब अगर हमें इसके समांतर क्रम में 1 माइक्रोफैरड की धारिता और मिल जाए तो ये वैल्यू हमारे पास 5 माइक्रोफैरड हो जाएगी। लेकिन हमारे पास तो 2 माइक्रोफैरड के ही हैं, तो हमें क्या करना होगा, इन 2 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को ऐसे संयोजन में जोड़कर हमें 1 माइक्रोफैरड प्राप्त करनी होगी। और आप श्रेणी संयोजन पढ़ा है,
संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में परिणामी धारिता C/N होती है। तो यदि हम यहां पर दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो इन दोनों की जो तुल्य धारिता है वो 1 माइक्रोफैरड हो जाएगी। और अब हम इनको क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो 2 और 2 4 और 1 इन दोनों का संयोजित वैल्यू 5 माइक्रोफैरड हो जाएगी। तो हमें टोटल कैपेसिटर कितने की जरूरत पड़ी, मिनिमम हमें 4 कैपेसिटर्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच की दूरी d है। ओके सर, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों के बीच की दूरी d है, मान लिया हमने। इसके बीच में उन्हीं के समान क्षेत्रफल वाली एवं एक अन्य d/2 मोटाई की धातु की प्लेट इस प्रकार रख देते हैं। हम कोई एक धातु की प्लेट रख देते हैं, क्लियर है, एक धातु की प्लेट रख देते हैं जिसकी मोटाई d/2 है कि वह दोनों प्लेटों को छुए नहीं। ये कोई कैपेसिटर है, उसके बीच में यहां पे आधी मोटाई की, जितनी दूरी इनके बीच में d है उससे आधी मोटाई की d/2 मोटाई की प्लेट हम यहां पे रख देते हैं। तो परिणामी धारिता कितनी हो जाएगी? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मान करके चलिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कैसे अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। हमने पढ़ा है कि C बराबर ε0 A/d, और यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो εr लिख देते हैं। धातु की प्लेट है तो धातु की प्लेट के लिए हम εr की वैल्यू जानते हैं, अनंत होता है। तो बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर अनंत भी लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया हुआ होता। बी केयरफुल, समझ में आ रहा है? वो किस सिचुएशन में होता है, हम जानते हैं कि यदि संधारित्र के बीच में कंप्लीट रूप से यदि कोई चालक पदार्थ भर दिया जाए तो उस सिचुएशन में इसकी जो धारिता है वो क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, क्योंकि उसका परावैद्युतांक अनंत होता है। लेकिन इस सिचुएशन में हमें क्या कह रहा है कि आधी दूरी जो है वो ही हमें यहां पे भरनी है। तो जितनी दूरी में समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा, आपने कैपेसिटर के बीच में अलग अलग मोटाई की परावैद्युत पट्टिकाएं रखने पर जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा होगा। सेम यहां पे आप लोगों को वही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जितनी मोटाई की धातु की प्लेट रखी जाएगी उन कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच उतनी दूरी कम कर देना। बी केयरफुल, और कुछ नहीं करना है। ये प्रभाव जो है ये जगह गायब हो जाएगी, ये इसका प्रभाव 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टोटल डिस्टेंस d थी, इसकी दूरी d/2 है, तो बेटा बची कितनी, d/2 रह जाएगी। तो इस d की जगह d/2 आएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी अब इसकी जो धारिता है वो पहले की दुगुनी हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं। ठीक है सर, उन्हें समान आवेश दिया जाए, उनको आवेश की वैल्यू समान दे दी जाए, दोनों के ऊपर बराबर बराबर आवेश दे दिया जाए, तो संग्रहित ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, बताइए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, संधारित्र के अंदर संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV², और हम जानते हैं Q = होता है CV। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 QV की वैल्यू हम यहाँ पे जानते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ से विभव हटा करके यदि हम धारिता और आवेश के फॉर्मेट में लगाना चाहें तो V बराबर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Q/C। तो V की जगह अपन जब Q/C लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Q²/2C। तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है Q²/2C, यानी संग्रहित ऊर्जा है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है अगर आवेश का मान बराबर है। क्लियर है? तो दोनों सिचुएशन में हमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कह रहा है कि समान आवेश दे रखा है, तो हमारे पास फॉर्मूला है Q²/2C। तो दोनों की संग्रहित ऊर्जा U का जो मान है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है। C1 और C2 में पूछा गया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C2/C1, व्युत्क्रमानुपाती है। 9वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि दो समान संधारित्र हैं जिन्हें समांतर क्रम में विभव V से जोड़ा गया है। दो समान संधारित्र हैं जिनको समांतर क्रम में V विभव से जोड़ा गया है, उन्हें अलग कर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर।
आपने इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया तो इन दोनों के सिरों के ऊपर विभवांतर का मान समान हो जाएगा। दोनों समान विभवांतर से आवेशित हो गए। अब दोनों समान विभवांतर से आवेशित हो गए। अब इन आवेशित संधारित्रों को आपने हटाया और हटा करके आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, मुक्त प्लेटों पर विभव दुगुना होगा। ये जो बाहर वाली प्लेटें हैं इनके ऊपर विभव का मान दुगुना होगा। मुक्त प्लेटों पर आवेश बढ़ जाएगा। संपर्क में जो प्लेटें हैं उन पर आवेश समाप्त हो जाएगा, यानी ये जो बीच वाली प्लेटें हैं क्या इनके ऊपर आवेश समाप्त हो जाएगा, या फिर तंत्र में ऊर्जा अधिक इकट्ठी होगी, या फिर इसके अंदर जो संग्रहित होने वाली एनर्जी है उसका मान ज्यादा हो जाएगा। तो इन सब में से हमें विश्लेषण करके सही आंसर जो है उसका चूज करना है। तो इस प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो पहले हमारे पास दोनों संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में हैं, समान विभव के ऊपर है, तो इसके ऊपर भी विभव v हो जाएगा और इसके ऊपर भी विभव v हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है, चलिए। मुक्त प्लेटों के ऊपर विभव दुगुना हो जाएगा। ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है इनके ऊपर विभव है वो दुगुना हो जाएगा, क्योंकि ये भी v विभव से जुड़ा था और ये भी v विभव से जुड़ा था, और दोनों के ऊपर अब जो विभव है श्रेणी क्रम में विभव का योग हो जाएगा, तो हमारे पास 2v का विभव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। मुक्त प्लेटों पर आवेश बढ़ेगा। अरे भैया, जब इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो इस पे आवेश कहां से आएगा, कोई बैटरी थोड़ी लगी हुई है जो इनको आवेशित करेगी, तो आवेश बढ़ेगा ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है कि संपर्क में जो प्लेटें हैं उन पर आवेश समाप्त हो जाएगा। ये जो दोनों प्लेटें हैं अंदर वाली, इन दोनों के ऊपर आवेश 0 हो जाएगा। हालांकि कहने को तो हम ऐसा कह सकते हैं। क्या सिचुएशन बन सकती है, देखें कि मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो धनावेशित प्लेट है वो इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इसी तरह से ये जो प्लेट नेगेटिव है वो इसको आकर्षित करेगी, तो ये चार्ज कभी भी निरस्त नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तंत्र में ऊर्जा अधिक इकट्ठी हो जाएगी। भैया एनर्जी कहां से बनेगी, और एनर्जी तो बन ही नहीं सकती, ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। सो दैट हमारा पहला ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि C1 और C2 धारिता के दो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर संयोजन को क्यों आवेश दिया जाता है, इन दोनों को संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ करके क्यों आवेश दिया जाता है। C1 के ऊपर Q1 आवेश है, C2 के ऊपर Q2 आवेश है, तो इस स्थिति में Q1 अपॉन Q2 का अनुपात कितना होगा, Q1 अपॉन Q2 का अनुपात कितना होगा। दो संधारित्र हैं, इनको दोनों को टोटल चार्ज जो है वो Q बराबर CV दिया गया है। दोनों समांतर क्रम में संयोजित हैं। समांतर क्रम में संयोजित होने का मतलब दोनों के ऊपर विभव का मान बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर, तो Q बराबर हमारे पास Q1 बराबर हो जाएगा C1V, Q2 बराबर हो जाएगा C2V, और हमें दोनों का अनुपात लेना है। तो दोनों का अनुपात लेंगे तो समांतर क्रम में होने के कारण विभव तो बराबर हो जाएगा। विभव बराबर हो गया तो आवेशों का जो अनुपात है वो हमारे पास C1 अपॉन C2 हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो बी है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इन प्रश्नों को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ये केवल एक पैटर्न समझाया गया है कि इस तरह के प्रश्न जो है वो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ये गारंटेड नहीं है कि इन्हीं में से परीक्षा में प्रश्न आएंगे। चलिए, आप अपनी जो तैयारी है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। तो ये हमने यहाँ पे प्लस Q चार्ज बनाया और इसके चारों तरफ जो गोला बनेगा वो समविभव पृष्ठ बनेगा। धनावेश बनाया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ हमें यहाँ पे शो करनी होगी। तो यहाँ पे लिखना बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ है वो गोलाकार बनेगा। कैसा बनेगा, गोलाकार बनेगा। आगे कह रहा है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, या फिर ऐसा पृष्ठ जिसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है।
अगला प्रश्न है कि क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं, समझाइए। कोई भी दो समविभव पृष्ठ हैं वो एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? कि मान लीजिए ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें ये कोई एक समविभव पृष्ठ है और दूसरा समविभव पृष्ठ यहाँ पे दे रखा है। तो ये समविभव पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहेगा। तो मैं कह देता हूं कि इसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव जो है वो V1 है, प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव V1 है। ये दूसरा समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव हम कह देते हैं V2 है। तो दोनों जब काटेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर विभव V1 और V2 दोनों आने चाहिए, लेकिन एक बिंदु के ऊपर दो अलग अलग विभव तो हो ही नहीं सकते, इसलिए कोई भी दो समविभव पृष्ठ वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है, इसके पृष्ठ के ऊपर 10 वोल्ट का विभव है, इसके केंद्र पर विभव का मान बताइए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई आवेशित चालक आवेशित गोला है, चालक आवेशित गोला है तो सारा का सारा आवेश सतह पे जाएगा। इसकी सतह के ऊपर विभव जो है वो 10 वोल्ट दे रखा है और इसके सतह के अंदर प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो विभव है वो समान रहता है। जो सतह का विभव है उसके बराबर वैल्यू इसके अंदर रहती है। अगर ये अचालक गोला कहता और अगर सतह के ऊपर 10 वोल्ट कहता तो इसके केंद्र के ऊपर 3/2 गुना वैल्यू कर देते हैं हम 10 को, 3/2। तो अगर ये अचालक गोला यहाँ पे लिखता तब तो इसका आंसर 15 वोल्ट हो जाता, और चालक गोला लिखा है तो उसकी सतह का जो विभव होगा उतना ही विभव उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर होने वाला है। आगे कह रहा है कि आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। आवेशित संधारित्र के अंदर ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में संग्रहित होती है, विद्युत क्षेत्र स्थितिज ऊर्जा। आप लिखेंगे विद्युत क्षेत्र स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 × 10⁻9 आवेश के कारण 9 × 10⁻2 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर विभव का परिकलन करें। तो V बराबर फॉर्मूला होता है सर KQ/R। K का मान लिखा हमने 9 × 10⁹, Q का मान हमें दे रखा 4 10⁻9, 4 10⁻9 और उसके बट्टा में लिखेंगे हम R जो दे रखा है 9 10⁻2। ये +9 -9 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 है बट्टा में 10⁻2 है, ऊपर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 400 वोल्ट। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 8वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता 8 पिकोफैरेड है। यदि इसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो C बराबर फॉर्मूला होता है सर ε0A/d। यदि दूरी को आधा करेंगे तो इसकी धारिता डबल हो जाएगी, तो C डैश का फॉर्मूला हो जाएगा εr ε0। एरिया भी चेंज कर सकता है, दूरी भी चेंज कर सकता है। और साथ में कह रहा है कि इनके बीच में 5 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी। तो सर C डैश बराबर हम वैल्यू निकालने वाले हैं। εr की वैल्यू लिखेंगे हम 5, ε0 लिखेंगे जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, एरिया में कोई चेंजेस नहीं है, दूरी में चेंज है, दूरी आधी कर दी गई है तो d बटा का चला जाएगा 2 ऊपर, और ये जो ε0A/d है इसकी वैल्यू हमें 8 पिकोफैरेड दे रखी है, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू लिखेंगे हम 8, तो 10 × 8 यानी हमारे पास इसका जो आंसर है वो 80 पिकोफैरेड आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा होगा। यदि आप 12th क्लास की फिजिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक टॉपिक को आप अच्छे तरह से तैयार कर सकते हैं, या जिन टॉपिकों में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्टिकुलर वो टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं। बोर्ड परीक्षा 2022 का पूरा सिलेबस हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों को उपलब्ध होगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि समान क्षेत्रफल वाली 4 प्लेटें हैं जिनको चित्र के अनुसार जोड़ा गया है और इन सब के बीच की दूरी d है। संयोजन की धारिता कितनी होगी। ये इस तरह से दे रखा है, 4 प्लेटें हैं, इस संयोजन की धारिता कितनी होगी। मान लीजिए मैं इसको प्लस आवेश आवेशित कर देता हूं और इसको मैं मान लीजिए माइनस आवेश आवेशित कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, ये प्लेट भी नेगेटिव हो जाएगी और ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। तो कंप्लीट रूप से यदि हम कहें तो हमारे पास एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा और एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा, 2 कैपेसिटर हमारे पास बनने वाले हैं। ठीक है, और दोनों कैपेसिटर जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर समांतर संयोजन में होंगे क्योंकि दोनों के ऊपर विभव की जो वैल्यू है वो बराबर रहनी है। तो इस स्थिति में दोनों कैपेसिटर जो हैं इनके अंदर इसकी धारिता C है
इसकी धारिता C है, तो दोनों की धारिता हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2C हो जाएगी। दोनों की धारिता 2C की वैल्यू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि चार संधारित्र हैं जिन्हें चित्र के अनुसार संयोजित किया गया है। प्रत्येक संधारित्र की धारिता है वो 8 माइक्रोफैरड है। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी। ये चार कैपेसिटर हैं, चारों की धारिताएं 8-8 माइक्रोफैरड है। पूरे संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनका डायग्राम देख करके कह सकते हैं कि सर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं तो ये श्रेणी क्रम में है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए यहां पे हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये V विभव है और इसका विभव 0 है, ताकि इसका विभवांतर हमारे पास V-0 हो जाएगा, तो V वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव जो V से जुड़ा हुआ है, तो ये जहां जहां कनेक्टेड है उस सिरे को हम V से लिखेंगे। तो ये सिरा V का हो जाएगा। ये यहां से जाके दोनों तरफ जा रहा है, तो ये प्लेट V की हो जाएगी और ये प्लेट V की हो जाएगी। ये आगे चल करके यहाँ पे इसको V से आवेशित कर देगा, ठीक है। ये दूसरी जो नेगेटिव प्लेट है जिसका विभव हमने 0 ले रखा है, ये जब कनेक्ट होगी तो यहां जाकर के इसकी वैल्यू 0 करेगी, इधर इसकी वैल्यू भी 0 करेगी। उसके बाद में आगे कनेक्ट होकर के ये इसकी वैल्यू 0 करेगी और इसकी वैल्यू 0 करेगी। अब देखें कौन कौन से कैपेसिटर के ऊपर विभवांतर है और कौन कौन से कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है। तो इस कैपेसिटर के दोनों सिरों के बीच में V और 0 वैल्यू दे रखी है, तो V और 0 वैल्यू देने से इनका विभवांतर V हो गया, तो ये एक कैपेसिटर हो गया। दूसरा, इसके ऊपर भी विभवांतर V और 0 का डिफरेंस करेंगे तो V वैल्यू आएगी, इसकी भी V वैल्यू आएगी और इसकी भी V वैल्यू आएगी, और सारे के सारे विभवांतर बराबर हैं, इसलिए सब समांतर क्रम में संयोजित होंगे। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है NC। तो 4 कैपेसिटर हैं और 8 वैल्यू के हैं, तो 8 4 32 माइक्रोफैरड जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी हवा होने पर धारिता 6 माइक्रोफैरड है, यानी हवा भरी गई है तो धारिता 6 माइक्रोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच में D/3 मोटाई के ऊपर परावैद्युतांक की प्लेट रख दी जाती है तो धारिता कितनी हो जाएगी। और पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो हमें 4 वैल्यू दे रखी है। तो आप लोगों ने इसका टॉपिक जो है वो पढ़ा होगा, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में आंशिक रूप से पदार्थ भरा हुआ हो, आंशिक रूप से प्लेटें रखी गई हो। तो इस प्रश्न को मैं आप लोगों के होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं, आप इसका डेरिवेशन पहले पढ़ लें। हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के, जहां पे चैप्टर नंबर 4 की प्ले लिस्ट दे रखी है, एक्चुअली वो संधारित्र की प्ले लिस्ट है, तो उसमें जाके आप जब पढ़ेंगे कि आंशिक रूप से पदार्थ भरा जाए उस समय रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट मैं इसलिए आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए इसका डेरिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उस डेरिवेशन को आप क्लियर करें, उसका फॉर्मूला क्लियर करें, उसके बाद में वैल्यू रखेंगे तो आपको 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि 5 × 10⁻⁸ और ये वैल्यू दे रखी है, 2 आवेश हैं एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, इनको मिलाने वाले किस बिंदु पर विभव 0 होगा। तो यहाँ पे +5 आवेश दे रखा है, यहाँ पे -3 आवेश दे रखा है, बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप x सेंटीमीटर ले लें, ये वैल्यू ले लें, ये धनावेश है इसकी वजह से पॉजिटिव विभव आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 16 - x की दूरी आ जाएगी इधर, तो -3 के कारण ये विभव आएगा। ये नेगेटिव आवेश आएगा, ये पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव विभव करेगा, और विभव 0 होने का मतलब दोनों के कारण विभव परिमाण में बराबर आएगा, बराबर वैल्यू आएगी। तो बराबर वैल्यू आएगी तो बराबर वैल्यू लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, सर KQ/R का फॉर्मूला लगता है, तो K की वैल्यू तो दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको मैं कह देता हूं K, इसको Q' कह देता हूं और इसको R' कह देता हूं, तो K तो कैंसिल ही हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं दोनों के आवेश की, तो दोनों का आवेश क्या लगेगा, 5 × 10⁻⁻8 इधर रह गया, इधर वाली दूरी x है और ये वैल्यू है 3 × 10⁻⁸, और बटा में इसकी वैल्यू कितनी है, इसका माइनस वैल्यू लिखेंगे हम, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे हम 16 - x। 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदु A और B के बीच में तुल्य धारिताएं निकालिए। तो A और B के बीच में ये पॉइंट A है और ये B है, यहां से चलेंगे आप,
ये कैपेसिटर दे रखा है, पहले ये दोनों समांतर क्रम में है तो दोनों की धारिताएं C1 प्लस C2 हो जाएगी, तो 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी यहाँ पे। ये दोनों समांतर क्रम में हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 और 4 8 माइक्रोफैरड हो जाएगा। फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे तो C/N का फॉर्मूला लगेगा, श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2 वाला डेरिवेशन, तो इसकी तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड हो जाएगी। कैलकुलेट कर लेना आप लोग। इनकी तुल्य धारिताएं जो हैं 8 और 8 की आधी हो जाएगी, C/2, यानी ये हमारे पास 4 माइक्रोफैरड हो जाएगी। अब ये 1 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड आपस में समांतर क्रम में है, तो इसका आंसर जो है वो 5 माइक्रोफैरड इसका आंसर आने वाला है। आप सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध प्राप्त कीजिए। ध्यान रखें, ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेडियंट V, और यहां पे वेक्टर लगेगा विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ये जो डेरिवेशन है ये भी आपको हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। स्थिर विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बिंदु आवेश को किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी के ऊपर विभव कितना होगा, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि सर KQ/R आता है। इसका डेरिवेशन जो है वो आपको अगेन चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। इसका फॉर्मूला होगा आपके पास KP cos θ/r²। ये इसका रिजल्ट आने वाला है। डाइपोल के केंद्र से थीटा एंगल पर r दूरी पर विभव का फॉर्मूला। बड़ा डेरिवेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका डेरिवेशन भी आपको चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो आप इनको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। 17वां प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। C बराबर फॉर्मूला होता है ε0A/d। तो इन सभी डेरिवेशन को यहाँ पे दोबारा करवाना पॉसिबल नहीं है। ये सब हमने बहुत अच्छे तरीके से हाथ से लिखे हुए नोट्स के साथ लिख रखे हैं, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। अंतिम प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समांतर प्लेट संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन जो है उसकी धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। संधारित्र को परिभाषित कीजिए, परिपथ का चित्र बनाकर श्रेणी संयोजन की धारिता का संबंध व्युत्पन्न कीजिए। कुल मिलाकर के अगर अपन बात करें तो श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन दोनों में से एक बड़ा प्रश्न इस साल परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, 4 नंबर का। चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा कंटेंट कैसा लगा, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर इसी तरह से आगे के और चैप्टर्स के वीडियो प्राप्त करने के लिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप हमें हमारे चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड को शेयर करके और हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।